जय हिंद। ये इकोनॉमिक्स का प्रीवियस क्वेश्चन है और हम यहाँ पे टिक नहीं लगाएंगे, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा दिन तक वो चीज़ आपके माइंड में रहे। तो स्टार्ट करते हैं। बोला क्या है कि NSDL का पूरा नाम। देखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, वैसा नहीं कि हम केवल उठ फुट के आए हैं और जहाँ तहाँ से क्वेश्चन लेकर के आपको दे दिए हैं, नहीं, पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा, ये बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो NSDL का पूरा नाम की बात कर देते हैं, तो इसका पूरा नाम जो होता है क्या, नेशनल सिक्योरिटीज, और ये डी से हो जाएगा आपको डिपोजिटरी, और ये एल से आपको क्या हो जाएगा, लिमिटेड। तो आपको इसको पूरा नाम में आपको याद हो गया होगा। देखिएगा, हम टिक मार देंगे ना तब जल्दी हो जाएगा, बट दिमाग में छपेगा नहीं। अब यहाँ पे हमने लिखा उस चीज़ को, तो ज़्यादा दिन तक ये रहेगा, भूलिएगा बट ज़्यादा दिन तक आपको ये दिमाग में रहेगा। तो पूरा नाम फिर से एक बार देख लेते हैं, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी, और फिर उसके बाद में लिमिटेड, ठीक है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा, कहाँ पे देखते हैं, देखिएगा, नेशनल सेफ्टी दिया है, ख़त्म कर दीजिए। नेशनल सिक्योरिटीज तो ठीक है, लेकिन ये डेवलपमेंट दे दिया है, जबकि होता क्या है, डिपोजिटरी होता है, तो इसको ख़त्म कर दीजिए। देखिएगा, नेचुरल सेफ्टी नहीं होता, सेफ्टी कहीं नहीं हमने बताया, नेचुरल भी नहीं बताया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर देखिएगा, ये है हस्तांतरण मूल्य। हस्तांतरण मूल्य बोले तो ट्रांसफर प्राइस। देखिएगा, ट्रांसफर प्राइस की अगर हम बात करते हैं, काफ़ी अच्छा टर्म है। इस चीज़ को बहुत से चीज, ये इसमें ऐसा टर्म है जो समझाएंगे, इसको रटिएगा नहीं तो भूल जाइएगा, ठीक है। हम समझाते हैं, इस टर्म को समझिएगा। ये हस्तांतरण मूल्य होता क्या है, जैसे में हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कि ये टाटा कंपनी है, ठीक है। टाटा कंपनी का 2 गो ब्रांच है, 2 गो ब्रांच है, एक ठो इंडिया में ब्रांच है और एक ठो कहाँ ब्रांच है, तो एक ठो ब्रांच है उसका सिंगापुर में, ठीक है। एक ठो इंडिया में ब्रांच है उसका और एक ठो कहाँ है, तो क्या सिंगापुर में है। इधर हमने लिख दिया इंडिया और इधर हमने लिख दिया सिंगापुर, ठीक है। अब देखिएगा, टाटा का जो ब्रांच है, तो एक में वो टाटा स्टील का उत्पादन करती है, और वही स्टील से, मतलब कि कंपनी है टाटा का ही है, और ये जो है एक ठो और जो टाटा का कंपनी है, वो क्या उत्पादन करती है, कार उत्पादन करती है। समझिएगा, यानी कंपनी तो टाटा का है, टाटा का कंपनी है, लेकिन जो ब्रांच होता है ना, जैसे में ब्रांच समझते हैं, शाखा। शाखा मतलब क्या कि एक ही मालिक का वो कंपनी है, लेकिन कोई ये चीज़ अलग उत्पादन कर रहा है और वो अलग अलग उत्पादन कर रहा है। जैसे में टाटा है, बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन करता है, स्टील का उत्पादन करती है टाटा कंपनी, फिर कार का भी सॉरी, और फिर उसके बाद में कार का भी उत्पादन करती है। आपको ट्रक वगैरह ये सब का चीज़ तो देखे होंगे टाटा का ना, तो जगुआर वगैरह भी जो आता है टाटा का, वो सब उत्पादन करती है, ठीक है। उतना हम अंदर नहीं जाते हैं, हम आपको चीज़ों को समझाना है, ठीक है। अब ये होता क्या है, ट्रांसफर मूल्य जो हम बताते हैं वो होता क्या है, समझाते हैं अच्छे तरीके से। पहले इसको, इस टर्म को पहले समझते हैं। जैसे भी मान करके चलिएगा कि इंडिया में कोई टाटा जो थी कोई कार बनाती है, ठीक है। टाटा जो थी क्या करती है, कोई कार बनाती है, और उस कार का कीमत कितना है, तो कहेगी 100 रुपया है। मान लिया कि कोई कंपनी है, यानी टाटा कंपनी है, और वो टाटा कंपनी जो है ये कितना उसको कॉस्ट लगा बनाने में, 100 रुपया, और वो बाजार में निर्धारित किया कि हम इसे 200 रुपया में बेचेंगे, 200 रुपया में बेचेंगे। और आप ये जानते हैं कि इंडिया में जो टैक्स लगता है 30% टैक्स लगता है, किस पर, तो आपको प्रॉफिट पर, और जो कंपनी को प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कारपोरेट टैक्स। क्या बोलते हैं, तो कहिए कारपोरेट टैक्स। यानी पूछता है क्वेश्चन में, एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन कि कंपनी को प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं हम लोग कारपोरेट टैक्स, और हम लोग जो देते हैं उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। समझ में आ गया। तो 200 रुपया में ये जो थी कौन, ये इंडिया में
ये क्या करती है कि 200 रुपया में टाटा कंपनी जो थी वो कार को क्या कर देती है, बेच देती है। और इसका उत्पादन लागत कितना लगा था, प्रोडक्शन लागत, तो कहे कि 100 रुपया। अब आप बताइएगा कि 100 रुपया इसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं टाटा कंपनी को इंडिया में, तो क्योंकि हाँ हाँ 100 रुपया तो प्रॉफिट हो गया, अच्छे तरीके से हम समझ रहे, क्योंकि 100 रुपया उत्पादन किया था और 200 रुपया में ये क्या कर दिया, बेच दिया, और ये तो कॉस्ट प्राइस इसका हो गया, और ये 100 रुपया प्रॉफिट हो गया। अब सरकार पैसा किस पे लेगी, कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लेगी। देखिएगा प्रोडक्शन में तो टैक्स लगता है, वो तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन जो लाभ में पैसा लगता है, देखिएगा 100 रुपये इसको तो लाभ हो गया है ना। लाभ में जो टैक्स लेती है गवर्नमेंट कंपनी से, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। अब ये 100 रुपया तो इसका प्रॉफिट है, किसका प्रॉफिट है भाई, तो कहिए कि ये कंपनी का है, कार बनाने वाली कंपनी का है, यानी टाटा का है। अब इस पर कितना टैक्स लेगी, 30%। 30% कौन लेगी, गवर्नमेंट लेगी। तो अब इसके पास बचा कितना, तो कहे कि 70 रुपया, यानी 30 रुपया ये टैक्स ले ली, कौन, गवर्नमेंट। अब समझिएगा इस चीज को ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना। अब हम इसी चीज को समझाते हैं आपको, और भी अभी सब पूरा नहीं हुआ है। अब जैसे में अब ये इंडिया में ये जो कंपनी जो थी, ठीक है, इंडिया में यही कंपनी टाटा, क्योंकि टाटा का ही थी, 100 रुपया में बनाती है ना, तो क्योंकि हाँ बनाती तो है। अब इसका एक ब्रांच सिंगापुर में है, टाटा कंपनी का ही एक ब्रांच कहाँ है, तो कहे कि सिंगापुर में इसका एक ब्रांच है, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स है ही, टाटा कंपनी का विदेशों में बहुत सारे ब्रांच है। अब ये इंडिया में तो उत्पादन की कार का, लेकिन ये बेच दी सिंगापुर जा करके, अपने ही कंपनी में जा करके बेच दी, अपने ही कंपनी में बेच दी, कितना में, 100 रुपया तो स्कूल बनाने लगा था, और अपने ही कंपनी से बेच देती है 120 रुपये में। कितना में बेच दी, 120 रुपये में। कि देखिए भाई 100 रुपया तो हमको कॉस्ट लगा था, और हम 120 रुपया में बेच दे रहे हैं। सरकार को थोड़े नहीं पता है कि किसको बेचा जा रहा है, बस उन्होंने कहा कि हम अपना सिंगापुर में गए हैं और हम अपना माल 120 रुपया में बेच दिया है, ठीक है। तो सरकार टैक्स किस पर लेगी, कॉर्पोरेट टैक्स, जो प्रॉफिट होगा उसी पे ना टैक्स लेगी। तो देखिएगा 100 रुपया तो इसका उत्पादन लगा था, तो 20 रुपया तो प्रॉफिट हुआ, 20 रुपया प्रॉफिट हुआ ना सरकार के हिसाब से। और ये 20 रुपया पर ना टैक्स देगी, यानी 20 रुपया पर 30% ये टैक्स लेगा, तो कितना, यानी 6 रुपया इसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, इंडिया में 20 रुपया पर। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सिंगापुर जैसी कंपनी जो होती है, ठीक है, सिंगापुर जैसे देशों में जो टैक्स लगता है वो कम लगता है, टैक्स लगता है वो क्या लगता है, कम लगता है, क्या लगता है, टैक्स लगता है वो कम लगता है। अब देखिएगा, यानी इसको देखिएगा, एक चीज को समझिएगा अच्छे तरीके से, यानी 20% जो ये 20 रुपया जो प्रॉफिट हुआ, ये 20 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो इंडिया में अगर ये 120 में बेचता तो इसे 6 रुपया कितना टैक्स भरना पड़ता सरकार को, ठीक है। लेकिन यही चीज वो कहाँ भेज रही है, यानी सिंगापुर में 120 रुपया में बेची है, तो कहे कि हाँ, और कॉस्ट प्राइस इसका कितना था, तो कहिए 100, तो यानी 20 रुपया क्या है, तो कहिए कि अभी भी इसको प्रॉफिट है। और 20 रुपया पर ही ना इसको क्या देना पड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स। तो सिंगापुर में जो टैक्स लेती है गवर्नमेंट 10%, ठीक है, यानी इंडिया से कम है, ठीक है। तो अब 20 का 10% आप निकालिए तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा कि से खत्म हो गया, यानी 2 रुपया। अब खुद समझिएगा, प्रोडक्शन यहाँ, यानी सरकार को ये 2 रुपया टैक्स देगी कंपनी, कौन देगी, कंपनी दे रही है। और वही चीज को 120 रुपया में जब इंडिया में बेचती है, तो इसको कितना टैक्स देना पड़ता है, 6 रुपया। और उसी चीज को वहां पे जाकर के बेचती है, तो टैक्स कितना देना पड़ेगा, 2 रुपया, ठीक है। यानी 4 रुपया तो यहाँ से बचाया, कंपनी बचाई कि नहीं बचाई, हाँ। और अब कंपनी जो सिंगापुर में जाकर के जब बेची, तो कंपनी तो टाटा की ही थी ना, ऐसा थोड़ा नहीं कि दूसरी ही कंपनी थी, अपने ही कंपनी को बेच दी। और ये ही कंपनी अब कहीं और दूसरे जगह कहाँ पे बेच देगी, 200 में बेच देगी। लीजिए भाई, अब 200 में बेचेगी, तो अब यहाँ से जब सिंगापुर से बेचेगी, तो अब मान लीजिए कि 100 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस था, तो
तो अब इस पर जो 20 रुपया और निकाल दीजिए, ठीक है। तो यानी 80 रुपया तो इसको प्रॉफिट हो रहा था, 80 रुपया तो इसको प्रॉफिट हो रहा था। अब 80 रुपया पर आप 10% के हिसाब से कीजिएगा तो इतना ही इसको टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पे कर रहे हैं इंडिया में तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो समझ रहे हैं, तो यहाँ पे जो कंपनियां जो है, यहाँ पे जो कंपनियां हैं, अब इस चीज़ को समझाते हैं। अब इतना तो लंबा चौड़ा नहीं करते हैं, अब यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाते हैं। इतना हमको लेके जाना था इसलिए ताकि आप चीज़ों को समझिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कंपनियां क्या कर रही थी, कर को हेरा फेरी कर रही थी ना, कर को हेरा फेरी कर रही थी। यानी अब हम सिंपल सी बात बताते हैं, तो अब एक चीज समझिएगा, यानी कहने का मतलब ये कोई ब्रांच है, एक ही कंपनी का ब्रांच है। अब इसको किस मूल्य पर दे रहा है कंपनी, जैसे मैं ये कार यहाँ पे बना रहा था, अब ये अपने ही कंपनी को कितना में दे रहा था, सिंगापुर में ले जाकर के 120 में दे रहा था, और ये बनाया था 100 में, ठीक है। किस मूल्य पर दे रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस। यानी अपने ही कंपनी के कोई ब्रांच को, ठीक है, किस मूल्य पर दे रहा है। जैसे मैं हम मान लें कि स्टील कोई कंपनी टाटा का स्टील भी बनाती है, कार भी बनाती है, और फिर उसके बाद वो ट्रक भी बनाती है। स्टील बनाई और ये अपने ही ब्रांच जो उसको कार बनाने वाली है ब्रांच, उसको किस मूल्य पर देगा ये वही कंपनी, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस। अब समझ में आ गया कि नहीं, बस यही चीज को समझना था। और उसमें लिखा जाता है, ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि आया दे दिया, लिखा होता है कि कितना हो पर कितना दिया जाएगा, कितना पर नहीं दिया जाएगा, इस तरीके से जो भी होता है लिखा जाता है, ठीक है। और उसमें टैक्स का भी तो देगा ना, ऐसा थोड़ा नहीं है कि नहीं दिया जाएगा। टैक्स तो अभी हमने बताया कि टैक्स कैसे ले रही थी, टैक्स तो लेगा। अभी टैक्स के बारे में हमने उतना सारा लंबा बताया बस। तो हम चलते हैं ऑप्शन पर, चलते हैं, देखिएगा इसीलिए हम इतना समझाएं, वरना टिक लगा करके भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं करता आपको, ठीक है। चलिए अब चीज को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन पर चलते हैं। बोला क्या गया, हस्तांतरण मूल्य तो समझ में आ गया, का संबंध निम्न में से किससे, समान दबाव के मूल्य से, क्या ऐसा बात है, नहीं। सरकार के बजट से, कहीं पे बजट का चर्चा किया है हमने, नहीं। कर एवं लेखांकन से, देखिएगा अब यहाँ पे चौथा ऑप्शन है ना, हम गारंटी के साथ करते हैं कि 99.99% ऑप्शन नंबर डी को लड़कन मारेगा, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। अभी हमने बताया ये क्या हो जाएगा, कर और लेखांकन से, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, चलिए अच्छे तरीके से। केवल टिक मार देते ना दोस्त, तो आपको भी लगता है कि जल्दी हो गया, बट समझ में नहीं आता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले बार चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है, अब देखिएगा पेटेंट के बारे में बताया। पेटेंट समझते हैं क्या होता है, चीज़ों को समझिएगा। पेटेंट जैसे कि आप मान करके चलिए कि किसी चीज़ का आपने खोज किया, मान लीजिए कि आपने कोई दवाई बनाई, कैंसर की आपने दवा बनाई, ठीक है। कैंसर का आपने क्या किया, दवा बनाया। अब तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि आज जब कैंसर का दवा बनाया तो जितना भी आपको राइट मिलेगा आप ही को, जितना, जैसे में आपने बहुत मेहनत से 40 साल खपा दिया कैंसर की दवा बनाने में, ठीक है, ये कैंसर का इलाज करने में आपको 40 साल खपा दिए, और आपको कोई चुरा करके एक बाजार में बेचने लगे तो आपको बुरा लगेगा। बुरा क्या, आप समझिए कि आपको मिलना चाहिए ना, फायदा मिलना चाहिए ना, तो क्योंकि हाँ मिलना तो चाहिए। तो सरकार जो होती है उसके लिए पेटेंट करवाती है उससे, कि हम आपको 20 साल तक पेटेंट करवा लेंगे, यानी जो 20 साल तक आपका राइट इस पर रहेगा, यानी 20 साल तक आप इस पे बनाइए, पैसा कमाइए, फायदा कमाइए, जो करना है सो कीजिए। यानी सरकार 20 साल का अधिकार दे देती है उस पर। 20 साल के बाद आप दूसरी कंपनी को भी दीजिएगा, ठीक है, ताकि दूसरा कंपनी भी उसे बना सके, ठीक है। कोई और को भी राइट देना पड़ता है, सरकार ऐसा करती है, रूल है, ठीक है, पेटेंट में। तो कितने वर्षों का होता है, तो कहीं कि 20 वर्षों का होता है, ठीक है। अच्छा, इसको किसको सुरक्षा दिया जाता है, जैसे में अब 20 साल में कोई दूसरा आता है व्यक्ति और चुरा लेता है, तो चुरा करके फिर उसके बाद में बेचने लगता है, ठीक है, तो उस पर केस हो जाएगा, ठीक है। अब केस हो जाएगा क्योंकि पेटेंट जो करवाया है उसको तो फायदा पहुंचना चाहिए ना,
तो ये जो मालिक है उसको समझिए कि ये रक्षा प्रदान भी कर रहा है, एक तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ में आ गया। तो चलिए ऑप्शन पर पहुंचते हैं। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक, हाँ पूछा क्या है कि पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है, इस टर्म को समझिएगा। पेटेंट पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है, जी बिल्कुल बताएं कि अधिकार है, जो किसी आविष्कार, देखिए अभी हम बताए ना, आविष्कार कोई उत्पन्न या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करने के लिए प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, हाँ बिल्कुल सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। वह अनंत समय के लिए किया जाता है, अभी हमने बताया 20 वर्षों के लिए किया जाता है, तो यही तो गलत धरा रहा। अब लेकिन अगला ऊपर देखिएगा, पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल। तो गलत जो बताया गया है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया था? तो देखिएगा 2018 में दरोगा में पूछा गया था क्वेश्चन जो है। अब ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन, तो 18 वाला नहीं याद करना है। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित, ये 18 का है, तो ये है करंट अफेयर, नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले पे। देखिएगा बोला क्या गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अभी इंडिया का रैंक कितना है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 105 है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। हम विश्व गुरु बनने वाले हैं और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105 रहते हैं, ठीक है। और 2047 तक विकसित भी करने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट जो होते हैं वो सड़कों पे लाठी खा रहा है और हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, टीचर मार खा रहा है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो देखिएगा प्रकाशित की बात कर देते हैं, तो वो कौन करता है? तो क्या कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कौन जारी करता है? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया है? सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, अब देखिएगा सकल घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करते हैं, होता क्या, तो एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो चलता है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो एक वित्तीय वर्ष में कोई भी चीज का हम उत्पादन किए हैं, ठीक है, या कोई सेवा दिए हैं, तो उसका अंतिम मूल्य आएगा ना, तो वही आपको क्या है? जीडीपी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यानी ये है इंडिया, और इंडिया के टेरिटरी क्षेत्र में, ठीक है, टेरिटरी में एक वर्ष में जितना, अब कोई बाहर रह करके उत्पादन कर रहा है लेकिन इंडिया का क्षेत्र है, यानी राजनीतिक क्षेत्र जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसमें जितना एक वर्ष में उत्पादन किया है उस सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य जो निकल करके आएगा वही होता है जीडीपी, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे मैं अब विदेश में कोई राजदूत है तो वहां पे भी वो इंडियन के टेरिटरी में गिना जाएगा, ऐसा नहीं समझिएगा कि वो नहीं गिना जाएगा। भारत का कोई व्यक्ति विदेश में जा करके काम कर रहा है तो वो भी गिना जाएगा, वो सब जीडीपी में गिना जाएगा, समझ में आया। अब विदेश का भी कोई व्यक्ति इंडिया में आके काम कर रहा है तो वो भी जीडीपी में गिना जाएगा, समझ में आया। चलिए अब देखिएगा, देखते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं, सही तो लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन हम और ऑप्शन पर देख लेते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाएं, क्या वस्तु एवं सेवाएं से हमको जीडीपी का पता चलेगा? मान लें कि हमने 5 टन अनाज उपजाया और 10,000 कार बना दिया, तो क्या उसको जीडीपी, क्या अरब कितना पैसा फायदा हुआ नहीं हुआ, ये सब बताएंगे तब ना, तो ये तो गलत लग रहा, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाएं,
खत्म कीजिए इसको। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं, केवल वस्तुएं ही, सेवाएं नहीं दीजिएगा। मान ली कोई डॉक्टर है तो वो कहाँ गया, कोई बस चला रहा है वो कहाँ गया, कोई वकील है वो तो सेवा दे रहा है, कोई टीचर है वो पढ़ा रहा है वो तो सेवा दे रहा है ना। तो केवल वस्तु को ही जोड़िएगा, सेवा को नहीं जोड़िएगा। और हम जानते हैं कि टर्शियरी सेक्टर को ही सेवा सेक्टर भी कहते हैं, तो यानी टर्शियरी सेक्टर को तो आप गायब कर दिए हैं, जबकि भारत के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान आपको टर्शियरी सेक्टर ही देता है। समझ में आ गया? तो ये तो खत्म। कृषि अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं, फिर तो वही बात बोल दिया, इसको खत्म। ऑप्शन नंबर 1 समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट की पोटिका में आती है, यानी एसडीआर। ये एसडीआर है क्या, सबसे पहले समझिएगा। आईएमएफ जानते हैं, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना किया गया था 1944 में। ठीक है, ये आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पता है क्या है कि ये आईएमएफ जो है, ये आईएमएफ जो है ना, ये एक टोकरी बना करके रखी हुई है, एक तरह से टोकरी है। किसका टोकरी है? ये आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा रिजर्व का, करेंसी आपको रिजर्व का एक क्या है, तो टोकरी है। अच्छा, ये क्यों बना करके रखी हुई है टोकरी? तो टोकरी इसलिए बना करके रखी हुई है कि जैसे मैं कोई व्यापार कर रहा है, ठीक है, या कोई वित्तीय स्थिति में जो लेन देन वगैरह होता है ना, ठीक है, तो उसमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, इस रूप में, इस रूप में, इसमें आप लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आईएमएफ बना करके रखी हुई है। ठीक है, एक तरह से टोकरी आप कहिए। इस टोकरी में कितने को मुद्राएं हैं, किस देश के मुद्राएं हैं? तो कहे कि 5 को मुद्राएं को शामिल किया है। ठीक है, वही पूछा गया है और उसका नाम क्या है, एसडीआर। इस टोकरी का नाम क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट। और इसमें कितने मुद्राएं हैं? तो कहिए कि 5 मुद्राएं हैं। कौन कौन? तो सबसे पहले अमेरिका का डॉलर है, दूसरा है यूरोप का यूरो है, चाइना का बात करते हैं तो रेनमिनबी है। ठीक है, रेनमिनबी है। जापान का आपको येन है। ठीक है, और आपको एक ये ब्रिटेन का आपको स्टर्लिंग है, स्टर्लिंग पाउंड जिसको आप बोलते ना है, पाउंड। तो कितना मुद्रा हुआ, 1 गो डॉलर, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। रेनमिनबी चाइना वाला है 5 गो। ठीक है, तो अब समझ में आ गया क्या होगा इसका आंसर जो। तो एसडीआर की पेटिका में कौन कौन आएगा? डॉलर आता है बिल्कुल, जापान का येन आता है बिल्कुल, पाउंड आता है बिल्कुल, रेनमिनबी आता है बिल्कुल, यूरो आता है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 4 सभी हो जाएगा। आगे देखिएगा, धारणीय विकास की संकल्पना। अब देखिएगा, ये हिंदी जो दिया गया ना, कई बच्चों को कंफ्यूज कर देगा। धारणीय विकास की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब समझ में आ गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता यह है कि जो प्रकृति ने हमें जो चीज दिया है, तो ऐसा नहीं कि उसका हम खुद ही उसका उत्पादन करें, लाभ कमाएं, उपभोग करें और आने वाली पीढ़ियां के लिए छोड़ दें। मतलब कि लोभ में हम ही खत्म कर दे, आने वाली पीढ़ियां के लिए कुछ रखें ही नहीं। ये कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि हम उसका उपयोग तो करें लेकिन सीमित तरीके से, ताकि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसे संजोग करके रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसे क्या कर सके, उपयोग कर सके। जैसे मैं आप मान करके चलिए कि कोयला खनन हो रहा है, अब इतना अंधाधुंध तरीके से हम खनन करें कि आने वाली पीढ़ियां को कोयला के बारे में पता भी न चले। तो यही बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की उपयोग कीजिए बट उसको हानि पहुंचा करके ना, कि आने वाली पीढ़ियां को वो सब चीजें मिले ही। ठीक है, तो यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो किससे संबंधित है? तो उपभोग स्तर से नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 तो दिख रहा है, अंतरपीढ़ीय साम से, यानी पीढ़ी वाला बात किया जा रहा है कि जो पीढ़ी में जो अंतर है दिखा जा रहा है, उसको समान स्थिति में, यानी हम जो यूज कर रहे हैं वही समान स्थिति में आने वाली पीढ़ियां भी यूज कर सके। ठीक है, यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ब्लू चिप समझते हैं। ब्लू चिप एक तरह की क्या होता है, कंपनी, वैसी कंपनी होती है। ब्लू चिप का कहने का मतलब है तो वैसी कंपनी जिसका वित्तीय साख बहुत ज़्यादा मजबूत हो, यानी फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा मजबूत हो, इस पर लोग भरोसा खूब करता हो।
ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा किसी के पास पैसा रहेगा, बहुत सारे कंपनी है और पैसा है और बाजार में उसका विश्वास ज़्यादा है, तो इस तरह की कंपनी को हम लोग ब्लू चिप कंपनी बोलते हैं। समझ में आ गया। और मजबूती हो, यानी पैसा रहेगा तो मजबूती होगा। तो चलिए देखते हैं, ऐसी कंपनी जो मत्स्य उद्योग से जुड़ी हो। नहीं, खत्म कीजिए। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। यस, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है कि जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबावों से गुजर रही हो तो उपाय अपनाने चाहिए। अस्फीति समझते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति अगर लिख देते हैं तो ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा, जिसको आप लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन समझते हैं, इन्फ्लेशन का अर्थ ही क्या होता है कि बाजार में मुद्रा जो है, ये मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है और जो उत्पाद है वो उत्पाद उतना ही है या तो कम गया है। समझ में आ गया, या तो उतना ही है या तो कम गया। जैसे पे मोदी जी आते हैं 15-15 लाख सबको दे देते हैं, ठीक है, तो सभी के पास में पैसा आ जाएगा, यानी बाजार में मुद्रा क्या हो गया, बढ़ गया। बाजार में मुद्रा क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन जैसे जो उत्पादन पहले हो रहा था वो उत्पादन आज भी हो रहा है, ठीक है। तो आपको 15 लाख अगर मिल जाएगा तो क्या आप खेती करना चाहिएगा? चाहिए भाई यार, खेती कौन करेगा, नहीं करेंगे, ठीक है। जो बेचारा रिक्शा चला रहा था वो रिक्शा चलाएगा, कहे कि नहीं यार रिक्शा नहीं चलाएंगे, दूसरा काम करेंगे, ठीक है। कोई, अब तो आप बताइएगा, अब तो उत्पादन तो हो नहीं रहा, उत्पादन तो उतना ही था, सभी के पास में पैसा आ गया है, लेकिन चावल तो सभी को चाहिए, गेहूं तो सभी को चाहिए। अब किसान के पास जाएगा, कहे कि भैया हमको 1 मन चावल दे दीजिए, यानी 1 क्विंटल चावल दे दीजिए, 2 क्विंटल चावल दे दीजिए, क्योंकि पैसा तो सभी के पास में है। उत्पादन करना कोई चाह नहीं रहा है, जो पहले भी उत्पादन कर रहा था वो छोड़ छाड़ दिया, जो जो चुनिंदा लोग कुछ है वो कर रहे हैं। तब अब तो उत्पादन तो कम है, मांग तो ज़्यादा बढ़ेगा। अब ये जाएगा कहे कि भैया हम 2,000 रुपया देंगे 1 मन चावल का, ये आएगा कहे कि हम 4,000 देंगे, ये आएगा कहे कि हम 5,000 देंगे, ये आएगा कहे कि हम 10,000 देंगे। क्यों? क्योंकि सभी के पास में पैसा है, अभी 15-15 लाख रुपया है, तो सब रेट बढ़ा बढ़ा करके चावल ले लेगा, क्योंकि पैसा तो खाएगा नहीं, खाएगा तो चावल। तो क्या महंगाई बढ़ रही है कि घट रही है? तो क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है। तो जस्ट इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। अभी क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लेशन। जैसे मोदी जी अभी कर रहे हैं, उत्पाद को नहीं बढ़ा रहे हैं, फ्री स्कीमें चला रहे हैं। भैया जब तक उत्पाद को नहीं बढ़ाइएगा, रोजगार को नहीं बढ़ाइएगा, तब तक कैसे होगा? टैक्स वाले पैसा को आप इधर से लेकर के इधर आप फ्री में बांट दीजिएगा तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ना, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा। सरकार का ये काम थोड़ी नहीं है। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, तो अब बाजार में पैसा तो सभी के पास में, अब समझ में आ गया कि इन्फ्लेशन का अर्थ क्या होता है। इन्फ्लेशन का अर्थ यही होता है कि बाजार में पैसा आवश्यकता से ज़्यादा आ गया है, ठीक है, और उत्पाद अभी भी उतना ही है या तो कम गया है पहले से, ठीक है। तो चीज़ों को तो महंगाई तो कर देगा। तो कहे कि हाँ अब समझ में आएगी महंगाई कैसे होता है, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, अब आप ही बताइए। पैसा तो सभी के पास में 15-15 लाख लेके सभी कोई घूम रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, तो सरकार क्या करेगी? सरकार करेगी डायरेक्ट टैक्स जो था उसमें वृद्धि कर देगी, यानी पहले 30% टैक्स लगता था तो अब हम 50% लेंगे भाई, ऐसे कर देगी। तो 50% टैक्स लगा तो सबके पास में 15-15 लाख था, उसका 50% टैक्स लगेगा तो बाजार से पैसा खींचा जाएगा, तो ज़्यादा, यानी लोगों के पास में पैसा कम रहेगा। जब कम रहेगा तो जो यहाँ आकर के उलड़ाई कर रहा था कि 10,000 देंगे, 5,000 देंगे, 20,000 देंगे, वो करेगा? क्योंकि नहीं भैया, नहीं करेगा। तो इन्फ्लेशन नीचे आएगा, तो क्योंकि हाँ इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है? लेकिन नहीं, समझ गया। तो यानी प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देगा तो इन्फ्लेशन कम जाएगा। अगला बार देखते हैं, ब्याज दर घटा देने से। एक तो पहले से 15 लाख रुपया लेकर के सब घूम रहा है, इन्हें जो टहल रहा है, ठीक है। ऊपर से ब्याज दर और कम कर दी, यानी पहले बैंक 4% पर लोन पर देती थी, अब बैंक का करिए कि 2% लोन पर देगी। तो जितना व्यक्ति है ज़्यादा लोन लेना चाहेगा कि भैया आप ब्याज दर कम गया, चलो ना लोन ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, तो फिर पैसा आ जाएगा। तो फिर मार्केट में तो फिर तो पैसे बढ़ा दिया, तो सोल्यूशन किया, ये तो और आफत में ला दिया ना। तो क्या ब्याज दर को घटाने से काम होगा? ये नहीं, ब्याज दर को भी बढ़ाना पड़ेगा।
तो ये ब्याज दर तो यहाँ पे घटा दे रहा है, तो ये तो खत्म कर दीजिए। ब्याज दर बढ़ाता तब हम समझते हैं। सार्वजनिक व्यय को बढ़ा देना चाहिए। अब आप ही बताइएगा, सार्वजनिक व्यय यानी सरकार जो खर्चा कर रही है पब्लिक सेक्टर पर वो और बढ़ा दे, जितना बढ़ाइएगा तो फिर तो वही बात है ना कि यानी इस सब के पास में पैसा तो ज़्यादा आ जाएगा। भैया ज़्यादा आ जाएगा तो फिर तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाया, तो ये नहीं भैया फिर कहाँ कर पाए, तो और बढ़ा दिया, तो ये खत्म हो गया। तो आपके सामने ऑप्शन एक ही डायरेक्ट बच रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 जीबीपीएस, ठीक है, तकनीकी आधारित अंतर समुद्री प्रणाली आरंभ किया? तो ये मुकेश अंबानी नहीं आरंभ किया है, ऑप्शन नंबर 4। इसको डायरेक्ट याद करने वाला चीज है। ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम सुरक्षा अभ्यास करंट अफेयर है 18 का, नहीं याद करना है। निम्नलिखित में से निजी क्षेत्र का बैंक कौन है, यानी प्राइवेट सेक्टर का बैंक है? तो एक्सिस बैंक है। इंडियन ओवरसीज बैंक, विजया बैंक, कमर्शियल बैंक। तो हाँ, और एक आप बात और ध्यान रखिएगा कि एक्सिस बैंक को ही यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात कर देते हैं तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर देते हैं तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो क्योंकि 15 मार्च को 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हो गया था। समझ में आ गया? ठीक है। और ये 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर देते हैं तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2002 से 7 तक चला था। ठीक है। अब इसमें बोला क्या गया था कि प्रतिवर्ष 5 वर्ष रोजगार, 5 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा, बोला क्या गया है कि सहकारी जिला स्तरीय समिति। देखिएगा, इस टर्म को पहले समझिएगा। ऐसे अगर हम टिक लगा देंगे तो फिर बाद में अगर इससे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो फंस जाइएगा। सहकारी बैंक की अगर हम बात कर देते हैं, कोऑपरेटिव बैंक जिसको बोलते हैं सहकारी बैंक। ये देखिएगा, सहकारी बैंक 2 तरह की होती है। एक होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, और एक क्या होता है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। एक होता है सहकारी बैंक 2 तरह के हैं। एक होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी शहरी सहकारी बैंक, और ग्रामीण सहकारी बैंक। अब ये जो ग्रामीण सहकारी बैंक है ना, इसको भी 3 प्रकार से बांटा गया है। एक आपको क्या होता है, PACS, पैक्स का नाम सुने होंगे। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। पैक्स का पूछा जाता है इस तरीके के नाम। पैक्स अपने गांव में सुना होगा कि पैक्स में ये हो रहा, पैक्स का चुनाव हो रहा, ऐसे हो रहा, सुने होंगे। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। दूसरा की अगर हम बात कर देते हैं तो दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है आपको, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, यानी बोले तो हिंदी में इसको जिला सहकारी बैंक। और एक लास्ट होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, यानी राज्य सहकारी बैंक। ठीक है। अब देखिएगा, समझ में आ गया ना। अब पूछा क्या गया है कि सरकारी जिला स्तरीय एजेंसी कहाँ पे गया भैया? अब जिला स्तरीय एजेंसी, यही जिला स्तरीय एजेंसी। तो अब क्या आप इसको आप मारिएगा, अब आप ही बताइएगा। पहले ऑप्शन में दे दिया है राज्य सहकारी बैंक, तो क्या राज्य सहकारी बैंक ये तो आपको रूरल ग्रामीण बैंक का ये तो प्रकार है, जिसमें आपको पैक्स आता है पहला, फिर दूसरा आपको डिस्ट्रिक्ट आता है, फिर स्टेट आता है। तो क्या पहले पर मारिएगा? बोलिए नहीं, ये सभी क्या है, तो सहकारी बैंक है। और ये सब पैक्स एक अलग तरह का बैंक है, बेटा एक तरह से है, बाप ये है सहकारी बैंक। और इसको ये इस तरीके से आपको बांटा गया है
तो क्या ये होगा? तो नहीं। कौन होगा? तो कोऑपरेटिव बैंक। अब समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो लास्ट यहीं तक था। कैसा लगा सेशन? सेशन के बारे में बताइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।